हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की बात करेंगे और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के nth टर्म के बारे में लोग स्टडी किए। तो हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग nth टर्म की बात कर रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स और GP। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। अब स्पेसिफिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें सम ऑफ n टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो हाउ टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। तो अब देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट है सीक्वेंस। हम लोग पता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है। तो n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, n नंबर ऑफ टर्म्स का सम कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a से, सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं a इंटू आर से, थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं AR स्क्वायर से, और इस तरह से सेकेंड लास्ट टर्म होगा AR टू द पावर n माइनस 2, और आखिरी वाला टर्म nth टर्म होगा AR टू द पावर n माइनस 1। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे R कांस्टेंट है। R को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का कॉमन रेशियो, क्योंकि T2 बाई T1, T3 बाई T2, Tn बाई Tn माइनस 1, ये हमेशा कांस्टेंट रेशियो होता है, R के बराबर होता है। R की वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, लेकिन R की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो लेने पर क्या होगा कि पहला वाला टर्म ही मौजूद रहेगा, बाकी सारे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तभी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, कि 0 बाई 0 डिफाइंड नहीं होगा उस केस में। तो अब ये समझिए कि जब भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात होगी तो कॉमन रेशियो कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, बट कैनॉट बी इक्वल्स टू 1, कैनॉट बी इक्वल्स टू 0। तो R की वैल्यू 0 को छोड़ के सारे रियल वैल्यू को यहाँ पे ले सकता है। और A यहाँ पे फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, R कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब इसका हमें सम निकालना है। अब इस सीरीज को सम करने के लिए जो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं वो क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का कॉमन रेशियो है, विच इज R इन दिस केस, तो R से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, पूरे इक्वेशन में R से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब R से मल्टीप्लाई करेंगे तो Sn मल्टीप्लाइड बाई R इज इक्वल टू क्या होगा, तो मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाई R। और एक और यहाँ पे स्टेप लेते हैं हम लोग, पूरे इक्वेशन में R से मल्टीप्लाई करके नया इक्वेशन बनाना चाहते हैं
तो फर्स्ट वाले टर्म में आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू आर आएगा, उसको शिफ्ट करके सेकंड वाले टर्म के नीचे लिखेंगे। जब सेकंड वाले टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू आर स्क्वायर आएगा, उसको थर्ड वाले टर्म के नीचे लिखेंगे। और इसकी जस्ट पहले वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सेकंड लास्ट टर्म के नीचे लिखेंगे उसको। और सेकंड लास्ट टर्म में अगर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लास्ट टर्म के नीचे लिखेंगे। और लास्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए आर टू द पावर एन मिलेगा, उसको इक्वेशन नंबर 2 बोल रहे हैं, सेकंड इक्वेशन। तो पहला वाला यहाँ पे ब्लैंक हो गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, और आखिरी वाला एक शिफ्ट होके इसमें आर से मल्टीप्लाई हुआ तो ए आर टू द पावर एन हो गया। तो पूरा का पूरा सीक्वेंस एक यूनिट क्या हुआ, राइट में शिफ्ट हो गया, एक यूनिट राइट में पूरा सीक्वेंस शिफ्ट कर दिया। तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं और एक यूनिट राइट में शिफ्ट कर देते हैं। फिर इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर लें। अब इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 1 माइनस आर मिलेगा इंटू एस एन होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस आर इंटू एस एन होगा, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, सब सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, या माइनस साइन लगा लीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच के सारे टर्म्स कट जाएंगे, और राइट हैंड साइड में क्या बचने वाला है, यहाँ पे ए मिलेगा, पूरा का पूरा ब्लैंक है यहाँ पे, ठीक है। और आखिरी वाला जो शिफ्टेड है वो वाला टर्म मिलेगा, मतलब माइनस ए आर टू द पावर एन माइनस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां से सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला मिल जाता है, और सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है एस एन इज इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू इन दिस केस ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यहां पे डिराइव आता है, एन यहां पे नेचुरल नंबर है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज के अगर सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लिखें तो सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूला जो यहां पे लिखना होगा, दैट इज इक्वल्स टू एस एन इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, जहां पे ए क्या है, वेयर ए यहां पे फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर जो है वो कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स जो जीपी में यूज हुए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला है, एस एन का जो फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर लिखते हैं। अच्छा, कई बार हम लोग माइनस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो r टू द पावर n माइनस 1 लिखेंगे तो नीचे r माइनस 1 आ जाएगा, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में भी और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर में, तभी सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला स्टेबल रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों तरह से लिख सकते हैं, चाहे r टू द पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1 लिखें, या 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r लिखें। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो जाता है। अब यहां देखो ध्यान से कि सीरीज कैसी है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का जो जनरल सीक्वेंस है वो फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म ए इंटू आर होता है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होता है, और आखिरी वाला टर्म ए आर टू द पावर एन माइनस 1 है। अब इसको ऐड करना है सारे टर्म्स को। तो ऐड करने के लिए जो शॉर्टकट टेक्निक है वो पूरे इक्वेशन में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें, फिर से नया इक्वेशन बनाने के लिए। और एक और यहाँ पे ट्रिक यूज करते हैं कि जो पहला वाला टर्म उसमें आर से मल्टीप्लाई करें, तो जो वैल्यू प्राप्त हो उसको हम सेकंड वाले टर्म के नीचे लिखें शिफ्ट करके, ठीक है। और सेकंड वाले टर्म में जब मल्टीप्लाई करें उसको थर्ड वाले टर्म के नीचे लिखें, और सेकंड लास्ट में मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाले टर्म के नीचे, और लास्ट वाले टर्म मल्टीप्लाई करें तो शिफ्ट होके इधर चला जाएगा। तो ये वाला बच जाएगा। यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को तो पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, और एक फर्स्ट वाला बच रहा है, इसके नीचे ब्लैंक है, और आखिरी जो शिफ्टेड वाला टर्म है उसके ऊपर भी कुछ भी नहीं है, तो ये वाला बच जाएगा, तो माइनस दिस। तो यहां से एस एन निकालना इजी हो जाता है, और फॉर्मूला बनता है ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला ने डिराइव कर लिया। अब कॉमन रेशियो पे जरा कुछ बात कर लेते हैं।
पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉमन रेशियो के लिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ कॉमन रेशियो आर की वैल्यू अगर फ्रैक्शनल है, मतलब मॉड आर की वैल्यू अगर 1 से कम है, फ्रैक्शनल मतलब -1 से +1 के बीच में। अच्छा यहाँ ओपन इंटरवल बोल रहा है, आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में अगर रखते हैं, कोई भी आर की वैल्यू सपोज -2/3, +2/3, 5/6, 1/2, 1/3, -2/3, -2/5, -3/5, इस तरह की वैल्यू इस रेंज में आती है। तो आर की वैल्यू हम लोग फ्रैक्शनल लेते हैं, इसका न्यूमेरिकल मान फ्रैक्शन में है, -1 के बराबर नहीं है, आर की वैल्यू 1 के बराबर भी नहीं है, उसके बीच में लाई कर रही है, रियल नंबर -1 से 1 के बीच में है। तो उस केस में सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला हम लिखेंगे, जो याद रखना चाहिए हमें, दैट शुड बी सेम, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r। इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो r अगर फ्रैक्शनल है, -1 से 1 के बीच में है, तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब देखो यहाँ पे r की वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो हमेशा 1 माइनस r और 1 माइनस r टू द पावर n रखेंगे, तो n नंबर ऑफ टर्म्स का सम का फॉर्मूला ये होगा। दूसरा, अगर हम लोग बोले कि मॉड r की वैल्यू 1 से ज्यादा ले लें, यानी r का न्यूमेरिकल मान अगर 1 से बड़ा रखते हैं, फॉर एग्जांपल इफ r इज ग्रेटर देन 1 और r इज स्मॉलर देन -1, r की वैल्यू जब 1 से बड़ी रखते हैं या -1 से कम रखते हैं, मतलब इसका न्यूमेरिकल मान 1 से अधिक रख रहे हैं, तब क्या होगा, जैसे r की वैल्यू -2 ले लें, 3 ले लें, 5/3 ले लें, -5/2 ले लें, -5 ले लें, r की वैल्यू 7 ले लें, ऐसी वैल्यू जो कि 1 से बड़ी हो या -1 से कम हो, तब फार्मूला क्या होगा, तब सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला सेम होता है, यही फार्मूला बार बार लिखना है। लेकिन उस केस में क्योंकि r का न्यूमेरिकल मान 1 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि r टू द पावर n को पहले लिखेंगे और -1 बाद में लिखेंगे, और फार्मूले में क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यूजुअली फार्मूला लिखने का स्टाइल थोड़ा चेंज आएगा, और यहाँ पे r -1 होगा। तो क्या ये दोनों फार्मूला डिफरेंट है, जो पहला वाला फार्मूला है क्या दूसरे वाले फार्मूले से डिफरेंट है, तो डेफिनेटली नॉट, ये वाला फार्मूला सेम है, बस लिखने के तरीके में फर्क है। यहाँ पे r का न्यूमेरिकल मान 1 से कम है, और यहाँ पे r का न्यूमेरिकल मान 1 से ज्यादा है, या r की वैल्यू -1 से कम है, तो सम ऑफ एन टर्म्स का जो वैल्यू होगा वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स की वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर्मूला इज सेम, बस लिखने के तरीके बदलाव, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे r का न्यूमेरिकल मान 1 से कम है तो 1 पहले लिखेंगे, r बाद में लिखेंगे, और यहाँ r का न्यूमेरिकल मान 1 से ज्यादा है तो r पहले लिखेंगे, 1 बाद में लिखेंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, फॉर्मूला वही है, केवल माइनस से मल्टीप्लाई करके रिप्रेजेंटेशन को बदल दिया गया है। तीसरा जो पॉइंट हो सकता है कि r की वैल्यू अगर 1 हो जाए, तीसरे में 2 पॉइंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, r की वैल्यू अगर 1 हो जाए या r की वैल्यू -1 हो जाए। अभी 2 बातें और बची हुई हैं, r की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तब उस केस में क्या होगा, तो r की वैल्यू जब 1 रख देते हैं तब उस केस में जब फार्मूला यहां लिखेंगे तो न्यूमरेटर भी 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर भी 0 आ जाएगा, 0/0 फॉर्म हो जाएगा। तब क्या ये फार्मूला काम करेगा, तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि r बराबर 1 के लिए तो वैलिड ही नहीं है। तब उस केस में क्या होगा, तब वहां पे हम लोग बोलेंगे कि जो सीरीज है वो क्या बन जाएगी, a प्लस AR, और AR की वैल्यू कितनी है, R 1 है तो दूसरा वाला टर्म भी A होगा, तीसरा वाला टर्म भी A होगा, और कितने टर्म्स तक A रखना होगा, बोलो n टाइम्स। तो सारे के सारे टर्म्स A को रिप्रेजेंट करेंगे, तो nth टर्म की वैल्यू भी A हो जाएगी। क्यों, क्योंकि R की वैल्यू हमने 1 रख रखी है, ये फर्स्ट टर्म है। कितनी बार हमें A को ऐड करना पड़ा, बोलो n टाइम्स, तो इसका जो सम होगा वो n इंटू A हो जाएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स इस बार होगा n इंटू A। और दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है, R की वैल्यू जब -1 रख देंगे तब क्या होगा, तो R की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो ये फार्मूला वैलिड है और इस फार्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अलग से करके देखें तो क्या मिल रहा है, तो R को अगर -1 रख दें तब उस केस में पहले वाले टर्म की वैल्यू तो A ही रहेगी बार बार, लेकिन सेकेंड वाले टर्म की वैल्यू -A मिलेगी, थर्ड वाले टर्म की वैल्यू +A मिलेगी, क्योंकि AR स्क्वायर है। तो R के प्लेस में -1 रखेंगे तो पावर 2 करने पर +1 आया।
फोर्थ टर्म माइनस ए आएगा। जब मैं 4 टर्म का अगर सम किया तो आंसर 0 आ रहा है, 3 टर्म का सम किया तो आंसर ए आ रहा है, 5 टर्म का सम किया तो आंसर ए आ रहा है। यानी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का सम करने पर, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का सम करने पर, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का सम करने पर इसकी वैल्यू ए मिल रही है, तो आर की वैल्यू -1 रखने पर दो बातें हो सकती हैं। इसके सम का दो आंसर हो सकता है, या तो इसका आंसर 0 होगा या ए होगा। 0 कब होगा? जब n का नेचर इवन है, और ए कब होगा? जब n का नेचर ऑड है। तो यहां लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। इस तरह से हम लोग यहां पे r बराबर -1 के लिए फॉर्मूला काम कर रहा है, r बराबर 1 के लिए नहीं कर रहा है, तो उसके अलग से हम उसको फॉर्मूले को बना लिया, इसका सम का वैल्यू na होगा। फिर अलग से एक इंपॉर्टेंट केस बन जाता है, जब r की वैल्यू 1 होगी तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड होगा? तो डेफिनेटली r बराबर 1 के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है, इसलिए r इक्वल्स टू 1 के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है, इसलिए r इक्वल्स टू 1 के लिए अलग से डिस्कस कर लेते हैं। और r इक्वल्स टू -1 के लिए डेफिनेटली वैलिड है, लेकिन अलग से अगर देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स पे n पे डिपेंड करेगा कि r अगर -1 है तो n पे डिपेंड करेगा। इसका सम का वैल्यू 0 भी आ सकता है और सम का वैल्यू a भी आ सकता है, तो डिपेंड करेगा कि n का वैल्यू क्या लिया गया है। इसको नोट कर लीजिए सब लोग। फॉर्मूला सेम है, केवल एक केस में फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इट शुड बी मॉड आर। अब देखें प्रकट श्रीवास्तव पूछ रहे हैं कि मॉड आर, यहाँ पे आर की वैल्यू मैंने बताया कि आर जो है वो फ्रैक्शन, मॉड आर लेस देन 1 का मतलब यही होता है कि आर का न्यूमेरिकल मान फ्रैक्शनल है। मॉड आर लेस देन 1 आप समझ सकते हैं इसको। तो यहां मैंने बताया कि आर की जो वैल्यूज हैं हम लोग यहां पे देख पाएंगे। तो
केसेस जो बनाए गए हैं आर पे बनाए गए हैं, वन इन दिस केस आर अगर फ्रैक्शनल है, हमने बताया कि जब फार्मूला तो सेम है, केवल एक ऐसा केस है जहां पे फार्मूला वैलिड नहीं होता हुआ दिख रहा है। जब कॉमन रेशियो आर का मान 1 हो जाएगा तो क्या ये फार्मूला वैलिड होगा? तो कॉमन रेशियो आर अगर 1 ले लेंगे तो न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है, ऐसे केसेस को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है। तब उस केस में सम ऑफ n टर्म्स डिफाइंड नहीं होगा, फार्मूला वैलिड नहीं होता दिख रहा है। तो r की वैल्यू 1 को हम अलग से डिस्कस कर लें। बाकी किसी भी केस के लिए r अगर 1 होगा तो सारे टर्म से होंगे, तो सम का वैल्यू na हो जाएगा। भाई समझना पड़ेगा कि जब r 1 हो जाएगा तो सम का वैल्यू na हो जाएगा। बाकी किसी भी केस के लिए चाहे r का मान फ्रैक्शनल हो, मतलब -1 से 1 के बीच में हो, या r का मान 1 से ज्यादा हो या -1 से कम हो, इस वाले केस में भी फार्मूला सेम है। और r अगर -1 रखेंगे तब भी ये फार्मूला ट्रू है, और r अगर 0 रखेंगे, हालांकि 0 के लिए जीपी नहीं होता, लेकिन r अगर 0 रख देंगे तब भी ये फार्मूला ट्रू है, क्योंकि a ही सम का वैल्यू a मिलेगा, क्योंकि बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, केवल एक ही टर्म यहां बचेगा। यानी इन ऑल केसेस r का कुछ भी मान रखें, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला यही रहता है। लेकिन नो, प्रकट श्रीवास्तव नो, मॉड आर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मॉड आर लेस देन 1 का मतलब होता है, ध्यान रखें, मॉड आर लेस देन 1 का मतलब होता है r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है। मॉड आर लेस देन 1 का मतलब होता है मॉड आर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव कहां हो पाएगी। आपने -1 से 1 लिखा है तो ये तो एब्सर्ड हो जाएगा, ठीक है, इसको सही से लिखना पड़ेगा। मॉड आर की वैल्यू अगर 1 से कम होती है तो इसका ये मतलब है कि आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, कभी मॉड आर -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता, ठीक है। इसको सही से देख लें, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आर के सारे रियल वैल्यू के लिए, आर के सारे रियल वैल्यू के लिए फार्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी वैलिड है, एक्सेप्ट वन केस, जब r की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फार्मूला वैलिड नहीं हुआ दिख रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर भी 0, इसलिए उसको अलग से डिस्कस कर लिया। r इक्वल्स टू -1 आप रखेंगे तब भी फार्मूला वैलिड है। तो आप पाएंगे कि n अगर इवन नेचुरल नंबर होगा तो सम की वैल्यू 0 के बराबर होगी, और n अगर ऑड नेचुरल नंबर होगा तो सम की वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह से हम लोग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी की बात कर पाएंगे। आई समझ में आया होगा, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। कॉमन रेशियो चाहे फ्रैक्शनल हो, केस 1 हो चाहे केस 2 हो, मॉड आर की वैल्यू 1 से कम हो या मॉड आर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, या मॉड आर की वैल्यू 1 के बराबर हो, इन ऑल 3 केसेस। अब देखिए मॉड आर पे अगर केस बनाएंगे तो 3 तरह के, यहाँ पे मॉड आर ग्रेटर देन 1 का मतलब ये होता है आर का न्यूमेरिकल मान 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये होता है कि आर या तो -1 से कम होगा या आर 1 से ज्यादा होगा। तो अभी समझिए इस बात को। तो हमने यहाँ पे अलग अलग केसेस लिखे हैं, और तीसरा वाला केस मॉड आर अगर 1 के बराबर होगा तब क्या होगा, ठीक है। नो नहीं, तुमने ऊपर लिखा हुआ है मॉड आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो ऑब्वियसली मॉड आर 1 से कम होने का मतलब है कि आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी की बात करें, फार्मूला फिक्स्ड है और कौन से केस में कौन सा फार्मूला लगेगा उसको हम लोग समझ पा रहे हैं।
अब दूसरा पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या होगा, रिलेशन बिटवीन सम ऑफ n टर्म्स एंड nth टर्म ऑफ जीपी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म्स और nth टर्म ऑफ जीपी में क्या रिलेशन होता है? तो सम ऑफ n टर्म्स और nth टर्म ऑफ जीपी में क्या रिलेशन होगा, उसको देखना चाहते हैं। तो अभी मैंने बताया कि nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल्स टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। अब समझिए ध्यान से, Tn का फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला है। और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, हाँ मॉड समझने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे बता दिया मॉड, ठीक है। मॉड अभी बताएंगे इसके बाद, है ना, आगे मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे समझेंगे। फिलहाल इतना समझो खाली कि r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, या r की वैल्यू 1 से ज्यादा या -1 से कम होगी। मॉड r ग्रेटर देन 1 का ही मतलब होता है। अब इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे से सीखेंगे, तो एक साथ सारा चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो मॉड के बारे में आगे बात होगी, ऐसे मैंने लिख दिया उसके बारे में, अब कुछ देर के लिए उसको लिख सकते हैं। अच्छा, Tn का फॉर्मूला है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। Tn का फॉर्मूला पता लग गया और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता लग गया। तो Tn और सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले में पता है, ओके। नाउ अब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, Tn और Sn में क्या रिलेशन होगा, हाउ टू रिलेट दीज टू वैल्यूज। Tn और Sn कैसे रिलेट हो सकते हैं, जरा देखो इसको ध्यान से। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा ध्यान से इसको रीअरेंज करें तो हम लोग कह सकते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स को इस तरह लिखें हम लोग, a से मल्टीप्लाई कर दो इसमें पहले, a माइनस a r टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r। तो हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इस तरह से लिखा, और इसको थोड़ा और रीअरेंज करें तो क्या मिलेगा, a माइनस a को अलग कर लिया, यहां से r कॉमन ले लो सेकंड वाले में से, और ये मिलेगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस r। अब समझिए कि सेकंड वाले में से r कॉमन लेने पर a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बचेगा, और a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 Tn को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके क्या बन गया, देखें ध्यान से, तो फॉर्मूला सिंप्लीफाई, Sn का फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके बन गया a माइनस r इंटू Tn अपॉन 1 माइनस r। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म्स और nth टर्म का जो रिलेशन होता है हम उसको आसानी से देख सकते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स और nth टर्म का जो रिलेशन होगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला हम लोग nth टर्म से अगर रिलेट करना है तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a माइनस r इंटू Tn डिवाइड बाई 1 माइनस r, a माइनस r इंटू Tn डिवाइड बाई 1 माइनस r। ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है जो कि Tn से कनेक्टेड है। यूजुअली फॉर्मूला तो यही होता है, चाहे r की वैल्यू कुछ भी हो एक्सेप्ट 1, r की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तब ये फॉर्मूला ट्रू नहीं है। हाँ ऑब्वियसली मॉडुलस के बारे में कोई भी नेगेटिव पॉइंट वैल्यू रखेंगे तो उसका जो आउटपुट होगा पॉजिटिव होगा। गुड, ओके चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग दोनों को कनेक्ट कर लिए। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला है जीपी का और सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला है आपस में कनेक्ट होकर एक रिजल्ट बनता है, थर्ड रिजल्ट बनता है, और ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह याद रख सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी और nth टर्म ऑफ जीपी में क्या रिलेशन होता है। तो Sn और Tn आपस में कनेक्टेड है, तो फॉर्मूला यहाँ पे बन गया जहां पे Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है,
Tn जो है nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, a फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और r यहां पे कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखो पूरे फार्मूले में 5 वेरिएबल हैं, 4 तो यहां पे दिख रहा है आपको, Sn, Tn, A और R, और एक n भी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, n यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, तो आप देखो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। ये क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट r इज इक्वल टू 3, कॉमन रेशियो r की वैल्यू 3 है, r मतलब कॉमन रेशियो दिया हुआ है, Tn 486 है और Sn 728 है, और n यहां पे नेचुरल नंबर है ऑब्वियसली। ये गिवन इंफॉर्मेशन है कि किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो पता है, nth टर्म पता है, सम ऑफ n टर्म्स पता है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n पता करना है, और दूसरा ऑल्सो फाइंड थर्ड टर्म T3। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप जब भी सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो, Tn गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो, और हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो कैसे हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे? तो क्या कनेक्ट रिजल्ट कैसे कनेक्ट करेंगे इसको? अभी मैंने अलग अलग फार्मूला लिखना होता तो Tn का फार्मूला अलग लिखना पड़ेगा और Sn का अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों का ज्वाइंट रिलेशन पता है, दोनों का कंबाइंड फार्मूला पता है। तो सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप क्या लिखेंगे? तो पहला स्टेप होगा कि सम ऑफ n टर्म्स का जो फार्मूला होता है इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में, स्पेसिफिकली सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है a माइनस आर Tn डिवाइड बाई 1 माइनस r। अच्छा, इस फार्मूले को हम लोग जीपी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहां पे सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 728। a का वैल्यू हमें निकालना है, ये दिया नहीं है, r के प्लेस पे 3 रखना है, Tn के प्लेस पे 486 है, और 1 माइनस 3 है। चलिए, अब इसको सिंप्लीफाई करके फर्स्ट टर्म ये निकाल लेते हैं। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1456 आ रहा है, और ये -1458 आया। तो यहां से a पता लग जाएगा, दैट इज 2, यानी जीपी का फर्स्ट टर्म पता लग गया 2 है, कॉमन रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है 3 है। तो सीक्वेंस क्या बनेगा? तो फर्स्ट टर्म अगर 2 है, कॉमन रेशियो 3 है, तो सेकंड टर्म होगा 6, थर्ड टर्म होगा 18, फिर होगा 54 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस बनेगा। ऑब्वियसली इसका जो थर्ड टर्म होगा दैट विल बिकम इन दिस केस 18। तो T3 अगर पूछता तो 18 होगा। और n कैसे निकलेगा? बोल रहा है जीपी का कौन सा टर्म 486 होगा, तो आखिरी वाला टर्म 486 है, तो कौन सा टर्म 486 होगा? तो इसको Tn दिया हुआ है, अलग से हम फॉर्मूला लगाए हैं, Tn इज इक्वल टू a इंटू r का पावर n माइनस 1। ठीक है, तो a ऑब्वियसली 2 होगा, हाँ, a is 2, third term is 18, and how to find the value of number of terms in this case? So Tn is given 486, a is 2, common ratio is 3, n minus 1. This 243 is equal to 3 to the power n minus 1. 3 to the power 5 is equal to 3 to the power n minus 1. n minus 1 is equal to 5. Definitely n equals to 6. तो T3 भी पता लग गया, n भी पता लग गया, तो दोनों आंसर हम आसानी से लिख सकते हैं। लिख लीजिए। तो जब भी हमें कनेक्टेड फार्मूला पता होगा तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू निकाल सकते हैं और T3 की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो इस तरह से रिजल्ट हमें कनेक्टेड पता हो, सम ऑफ n टर्म्स का अलग फार्मूला है जीपी के लिए और टीएन का अलग फार्मूला है जीपी के लिए, दोनों को आपस में अगर मिक्स कर देते हैं तो ये फार्मूला नया बन जाता है सम ऑफ n टर्म्स और टीएन का। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो यहां से हमें चारों ए आर टीएन और एसएन को आपस में कनेक्ट करके रिजल्ट बनाना है। तो वहां से एन पूछ सकता है, ए पूछ सकता है, थर्ड टर्म पूछ सकता है, जो भी पूछेगा हम कर सकते हैं इसको आसानी से। एक और एग्जांपल लिखते हैं इसको समझने के लिए। हाँ ऑब्वियसली प्रखर श्रीवास्तव n = 6 आया, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा है। व्हाट इज गिवन इज फर्स्ट टर्म a = 7, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू 7 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। फर्स्ट टर्म a = 7, nth टर्म t = 448 और सम ऑफ n टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहा है 889। एक गिवन इंफॉर्मेशन है जीपी के लिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म गिवन है, ठीक है। ए दिया है फर्स्ट टर्म, इसकी वैल्यू 7 के बराबर है, nth टर्म की वैल्यू दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स दिया है। तो क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, n को कितना होगा, और दूसरा पॉइंट है एंड ऑल्सो फाइंड T4 और T4 निकालना है, ट्राई करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना और T4 निकालना है, एक बार कोशिश करेंगे। टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड फोर्थ टर्म ऑफ जीपी। तो फिर से यहां पे सम ऑफ n टर्म्स और tn का आपस में रिलेशन पता है, और ज्योमेट्रिक सीरीज में हम लोग क्या लिखेंगे, तो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फार्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का a - r tn डिवाइड बाई 1 - r। तो tn और sn का आपस में कनेक्टेड फार्मूला लगा लिया, तब क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला दिया हुआ है 889, ए के प्लेस पे 7 रखना है, आर हमें नहीं पता, उसको आर लिख देते हैं, टीएन की वैल्यू 448 है, डिवाइड बाई 1 - r। तो सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा, 889 - 889r इज इक्वल टू 7 - 448r। तो सिंप्लीफाई करने पर दिस बिकम्स 882, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहां से, तो सॉल्व करो, गौरव निकाले हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। 882r इज इक्वल टू 82 इज इक्वल टू 441 इंटू r, वेयर द वैल्यू ऑफ r इन दिस केस, कॉमन रेशियो r डेफिनेटली बिकम्स 2, तो कॉमन रेशियो r निकल जाएगा यहां से। अब नंबर ऑफ टर्म्स को पता करना है, पहला फार्मूला तो कनेक्टेड फार्मूला लगा लिया, अब नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर नंबर ऑफ टर्म्स n निकालने के लिए क्या करना चाहिए, tn का फार्मूला लगाना चाहिए, tn का अलग से फार्मूला लिखेंगे, a इंटू आर का पावर n - 1 है, और tn का फार्मूला यहां पे 448 है, ठीक है। r इज नॉट 63/31, r इज इक्वल्स टू, इन दिस केस r डेफिनेटली इक्वल्स टू 2, ठीक है। हाँ, अब यहां पे देखो tn के प्लेस पे 448 लिखना है, और a के प्लेस पे कितना रखना है 7, r के प्लेस पे कितना रखना है 2 टू द पावर n - 1, दिस 64 इज इक्वल टू द पावर n - 1,
2 to the power 6 is equals to 2 to the power n minus 1. Comparing both sides, n minus 1 equals to 6. तो n डेफिनेटली भी 7, इसलिए n 7 होगा। तो पहले n की वैल्यू 7 के बराबर होगी। ठीक है, हाँ, प्रथम त्रिपाठी सही निकाला है, गौरव का भी सही है, दिव्यांश यादव का भी सही है। ठीक है, हाँ, r की वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग n पता लगा लेंगे और पूछा T4 निकालो। T4 कैसे निकलेगा? तो जीपी का T4 होगा ARQ, और A का वैल्यू यहाँ पे हमें पता है 7 है, और R के प्लेस पे कितना रखना है बताइए? 2 रखना है। तो 7 into 8 56 आ रहा है, तो T4 की वैल्यू 56 रहेगी। तो डेफिनेट T4 56 होगा, n की वैल्यू 7 होगी। तो दोनों आंसर हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। कई बार कनेक्टेड फॉर्मूला याद रखना पड़ता है ज्योमेट्रिक सीरीज में, सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू और nth टर्म का आपस में रिलेशन हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सम ऑफ n टर्म्स का अपना अलग से इंडिविजुअल क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी से कनेक्टेड सीरीज कैसे निकालेंगे। तो n टर्म्स ऑफ जीपी अगर दिए गए हो तो उसको सम करना बहुत ही आसान है, उसको हम सम आसानी से कर सकते हैं। बस केवल हमें क्या चाहिए होगा? फर्स्ट टर्म चाहिए जीपी का, कॉमन रेशियो आर चाहिए, और नंबर ऑफ टर्म चाहिए। अगर पता लग गया तो हम जीपी के सम ऑफ n टर्म्स को निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते जाए, देखो अब लोग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की बात करें, सीधे सीधे सीरीज अगर जीपी में दिया हो तो कैसे सम करेंगे? क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ n terms of the series। एक सीरीज यहां पे लिखा गया है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/3 का पावर 4 अप टू nth टर्म। ठीक है, चलिए पहला सीरीज है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। अब समझते हैं ध्यान से, इस सीरीज के सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ऑब्जर्व करेंगे सीरीज का नेचर कैसा है। तो हम यहां पे देख पाएंगे कि T2/T1 की वैल्यू 1/3 है, T3/T2 की वैल्यू 1/3 है, T4/T3 की वैल्यू भी 1/3 है। तो यहां पे ऑब्जर्वेशन से हम लिख सकते हैं, क्योंकि T2/T1 इज इक्वल्स टू T3/T2 इज इक्वल्स टू T4/T3 इज इक्वल्स टू, ये फिक्स्ड है और इसकी वैल्यू कितनी आ रही बताइए? 1/3। तो डेफिनेटली ये जीपी होगा, और कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? कॉमन रेशियो आर की वैल्यू होगी 1/3। तो कॉमन रेशियो आर की वैल्यू 1/3 होगी। फर्स्ट टर्म का वैल्यू ए का वैल्यू 1/3 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने बोलो? n है। अगर हमसे बोलता है कि इसका nth टर्म निकालो तो कैसे निकालते हैं? तो Tn का फार्मूला होता है a r का पावर n माइनस 1। तो a के प्लेस पे 1/3 रखते, r के प्लेस पे भी 1/3 रखते, और पावर n माइनस 1 कर देते। यहां पे 1/3 पहले से मल्टीप्लाई किया गया है, और एक बार 1/3 का पावर n माइनस 1 है, दोनों के पावर जुड़ जाएंगे, तो 1/3 का पावर n होगा। यानी nth टर्म के प्लेस पे आता 1/3 टू द पावर n। एक्सपोनेंशियल टाइप का सीक्वेंस फंक्शन है, लेकिन कॉमन रेशियो फ्रैक्शन में होने की वजह से, फ्रैक्शनल होने की वजह से सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, तो टर्म्स की वैल्यू घट रही है, और इस सारे टर्म्स को हमें सम करना है। अब इसको सम करने के लिए Tn हमने निकाल रखा है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था, और 1/3 टू द पावर r कर लिया जाए, tr लिखें तो tr की वैल्यू 1/3 टू द पावर r होगी। इसका सिग्मा करना है, r की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी कर रही है। इसको इवैल्यूएट करने का मतलब हुआ सम ऑफ n टर्म्स निकालना। ये पूछ रहा है, पहला टर्म निकालेंगे तो 1/3 आएगा, दूसरा टर्म निकालेंगे तो 1/9 आएगा r बराबर 2 रखने पर, तीसरा टर्म निकालेंगे तो 1/27 आएगा, बीच में प्लस लगाना है, और आखिरी वाला टर्म होगा 1/3 टू द पावर n। अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका सिग्मा करना है,
तो तुरंत हमें दिमाग में आना चाहिए आर की वैल्यू 1 2 3 4 रख के सीरीज डेवलप कर लें तो जीपी बनेगा, जीपी का फर्स्ट टर्म होगा 1/3 और nth टर्म होगा 1/3 टू द पावर n। अब इसका सम निकालना है। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता था, सिंबॉलिक भी पूछ सकता है और एक्सपैंड करके भी पूछ सकता है। तो सम ऑफ n टर्म्स का क्या फार्मूला होगा? अब इसको सम करने का जो फार्मूला होता है, क्योंकि r की वैल्यू फ्रैक्शनल है, r की वैल्यू देखें तो 1/3 है, कॉमन रेशियो r की वैल्यू 1/3 है, तो सम कैसे करेंगे? तो सम का फार्मूला होता है a मल्टीप्लाइड बाई, a के प्लेस 1/3 रखना है, ध्यान रखिए फार्मूला होता है a इंटू, हम ऐसे लिखे पहले a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r। अच्छा, ये फार्मूला इसलिए पहला वाला फार्मूला लिख रहे हैं क्योंकि r की वैल्यू फ्रैक्शनल है, r की वैल्यू यहां पे देख सकते हैं 1/3 है, जो कि -1 से 1 के बीच में है, इसलिए हमने पहला जो बताया भी था कि केस अलग अलग बना के, हालांकि फार्मूला सेम लिखना है लेकिन लिखने के स्टाइल में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। r अगर फ्रैक्शन में है तो इस तरह से लिखते हैं फार्मूले को, a के प्लेस 1/3 रखेंगे, r के प्लेस 1/3 रखेंगे और 1 माइनस r यहां पे करना है तो 1 माइनस 1/3 करेंगे, दिस विल बिकम 1/2, 1 माइनस 1/3 टू द पावर n, Sn, n यहां पे नेचुरल नंबर है। ये सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला आ गया। अगर मुझसे पूछता है कि सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स का सम करिए तो n के प्लेस पे इनफाइनाइट रख देते हैं, तो डेफिनेटली ये 0 हो जाता है ये वाला पार्ट और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स 1/2 हो जाता। तो डायरेक्ट फार्मूला इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि हमने जीपी को रिकॉग्नाइज कर लिया। अदरवाइज मेथड ऑफ डिफरेंस से मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कैसे ब्रेक करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने जीपी रिकॉग्नाइज कर लिया, T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2 इज इक्वल टू T4/T3 इक्वल टू 1/3 आया, इसलिए जीपी के फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। r की वैल्यू फ्रैक्शनल है तो फार्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स मिलेगा इतना, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स अगर निकाला जाए तो डेफिनेटली ये पार्ट 0 हो जाएगा n को इनफाइनाइट रखने पर, और आंसर हाफ होगा। मतलब सीरीज का जो मैक्सिमम सम हो सकता है, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स चाहे सीरीज में लिख लीजिए, लेकिन एट मोस्ट इसका जो सम आएगा वो 1/2 यानी 0.5 से अधिक नहीं आ सकता। सम का वैल्यू कभी भी 0.5 को डोमिनेट नहीं कर सकता। गुड, वरुण पाठक सही निकाले हैं, गौरव भी सही निकाले हैं, ठीक है। अब इसको सही से देख लें, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखो, जब भी हम लोग ऑब्जर्वेशन से पता लगा लें कि एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस फंक्शन है और बेस फ्रैक्शनल है तो सीक्वेंस डिक्रीजिंग जीपी होगा और फार्मूला जो है इस तरह से लगेगा। और इस क्वेश्चन को इस तरह भी देख सकते हैं, सिग्मा 1/3 टू द पावर r भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है, या 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस अप टू nth टर्म लिख सकते हैं। दोनों का एक ही मतलब है। सिंबॉलिक भी लिख सकते हैं इस तरह से, जब भी एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस फंक्शन का सिग्मा करना हो तो डेफिनेटली जीपी का फॉर्मूला लगाना होगा। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, अगेन कैलकुलेट द सम ऑफ Sn is equals to 2 plus 2 square plus या 2 plus 4 plus 8 plus 16 up to nth term, ठीक है। अब देखो इस सीरीज को सम करना है। n यहां पे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, n नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहला पार्ट है nth टर्म निकालिए, और सम ऑफ n टर्म्स निकालिए। चलिए अब इसका nth टर्म निकालना है और सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें सम ऑफ n टर्म्स के लिए nth टर्म निकालना पड़ेगा। तो tn की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ऑब्जर्व करो सीरीज का पैटर्न कैसा है। यहां पे हम लोग देख पाएंगे कि T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2 इज इक्वल टू T4/T3 इज इक्वल टू, ये स्टेबल है, रेशियो कांस्टेंट है और कॉमन रेशियो बोलते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है, इसलिए जीपी फॉर श्योर होगा, और इसका कॉमन रेशियो कितना होगा? 2 होगा, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू a कितना है? 2 है। तो nth टर्म कैसे निकालेंगे? तो tn की वैल्यू लिख सकते हैं a r का पावर n-1, a के प्लेस पे रखेंगे 2, r के प्लेस पे रखेंगे 2 पावर n-1
तो 2 टू द पावर n मिलेगा। तो आप देखें यहाँ पे tn इसका एक्सपोनेंशियल है, तो tn निकालना यहाँ पे आसान है और tn की वैल्यू आ रही है 2 टू द पावर n, ठीक है, ये tn है। अब इसका सिग्मा करना है, तो इसको सम करने के लिए इस क्वेश्चन को इस तरह सिंबॉलिक भी पूछ सकता है कि भाई इसका एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस फंक्शन बन रहा है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर r कंसीडर कर लीजिए, r की वैल्यू 1 से लेके n तक सिग्मा करना है। जब इसमें सिग्मा अप्लाई करते हैं तो सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू क्या होगी? तो जो पहला टर्म निकालेंगे सीरीज का तो 2 आएगा, दूसरा टर्म निकालें तो 2 स्क्वायर यानी 4 आएगा, फिर 2 क्यूब मिल रहा है, इस तरह से 2 टू द पावर 4 आ रहा है, और आखिरी वाला टर्म 2 का पावर n है। अब इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि जीपी हमने रिकॉग्नाइज कर रखा है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू 2 है, कॉमन रेशियो कितना है? 2 है, तो फॉर्मूला डायरेक्टली यहां पे अप्लाई करके सम ऑफ n टर्म्स लिख सकते हैं। तो क्या होगा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला? डेफिनेटली यहां पे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होगा, हाँ प्रथम ने निकाला है, सही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ n टर्म्स? गौरव प्रखर श्रीवास्तव ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। 2 टू द पावर n प्लस 1, 2 टू द पावर, करेक्ट है, 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसने, हाँ लिख सकते हैं, वेरी गुड है ना, ठीक है, प्रखर सही निकाला है, प्रथम त्रिपाठी का भी सही आंसर है, वरुण पाठक सही निकाले, दिव्यांशी प्रसाद भी सही है। nth टर्म इज 2 टू द पावर n, 2n नहीं 2 टू द पावर n होगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं जरा बताइए, यहाँ पे एक फॉर्मूला होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई r टू द पावर n, r के प्लेस पे हम लिख रहे हैं 2 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, क्योंकि इस बार कॉमन रेशियो का मान 1 से बड़ा है, कॉमन रेशियो r2 है, वो ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूले में थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हैं और फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। अब जीपी के डायरेक्ट फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दें, a के प्लेस पे 2 रखेंगे, 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 बिकम्स 1, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2, ये आंसर होगा। तो आप देखें कॉमन रेशियो का मान, हाँ गौरव ने सही निकाला है, सम ऑफ n टर्म्स होगा, nth टर्म इज 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n होगा, nth टर्म इज 2 टू द पावर n होगा। इसको सही से लिखें, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, एक बार फिर से देख लीजिए, गौरव सही से लिखें, ठीक है, दिव्यांशी प्रसाद 2 टू द पावर n माइनस 1 करेक्ट है, ठीक है, वरुण पाठक भी सही लिखे हैं, वेरी गुड वरुण, है ना, सही लिखे हैं, सब लोग सही से समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं कॉमन रेशियो पे। पहले तो ऑब्जर्वेशन है कि सीक्वेंस कैसा है, एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस फंक्शन देखते ही ज्योमेट्रिक सीरीज का हमें ख्याल आना चाहिए, और ज्योमेट्रिक सीरीज का फर्स्ट टर्म ऑब्जर्व कर लें, ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो ऑब्जर्व कर लें, तो सम ऑफ n टर्म्स लिखना बड़ा इजी होगा। और इसी क्वेश्चन को सिंबॉलिक भी पूछा सकता था कि सिग्मा 2 टू द पावर r की वैल्यू कितनी होगी, तो सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू इतनी है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की वैल्यू कितनी होगी इस बार? अगर यहां पे इनफाइनाइट टर्म्स का सम करना होगा तो नॉन रियल इनफाइनाइट होगा, नॉन रियल इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे n के प्लेस पे इंफिनिटी रखना है, दिस विल बिकम इनफाइनाइट, तो नॉन रियल इनफाइनाइट होगा, और इस बार एक कन्वर्जिंग सीरीज ना होके डाइवर्जिंग सीरीज हो जाएगा। तो आप देखो कॉमन रेशियो का न्यूमेरिकल मान अगर 1 से बड़ा होगा, कॉमन रेशियो का न्यूमेरिकल मान अगर 1 से बड़ा होगा तो जीपी जो है वो डाइवर्जिंग सीरीज हो जाती है, और अगर कॉमन रेशियो का मान फ्रैक्शनल है, मतलब मॉड r की वैल्यू 1 से कम है, r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तब उस केस में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होगा, रियल और फाइनाइट होगा। हाँ सही निकाल, दितांशु भी सही निकाले हैं, सिद्धांत भी सही निकाले हैं, ठीक है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं। सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू यहां पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जर्वेशन से पता लगा सकते हैं सीक्वेंस जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और r की वैल्यू का, r का नेचर कैसा है, फ्रैक्शनल है या ग्रेटर देन 1 है, मॉड r की वैल्यू 1 से ज्यादा है या मॉड r की वैल्यू 1 से कम है। फार्मूला सेम लिख रहे हैं,
बस फार्मूले को लिखने की स्टाइल में फर्क है। एक बार आर पहले लिख रहे हैं, वन बाद में लिख रहे हैं, इस वाले फार्मूले वन पहले लिख रहे हैं, आर बाद में लिख रहे हैं। वो डिपेंड कर रहा है कि आर का नेचर कैसा है। मैंने पिछले फार्मूले बताया आपको कि केसेस बना के कि किस तरह से फार्मूले को लिखना है। आगे बढ़ते हैं, जरा देखो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा। तीसरा एग्जांपल है इवेल्युएट द सिग्मा 5 to the power minus r। r is varying from 1 to n। इसको इवेल्युएट करना है। इसको हम सम ऑफ n टर्म्स बोल रहे हैं, 5 का पावर माइनस r। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स निकालना है सीरीज का। पहला टर्म क्या होगा, 5 to the power minus 1। सीरीज एक्सपैंड करके लिखें तो क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स लिखना है तो पहला टर्म क्या होगा, ऑब्वियसली 5 to the power minus 1 दैट इज 1/5। सेकंड टर्म कितना होगा 1/5 स्क्वायर्ड 1/25। थर्ड टर्म कितना होगा 1/5 क्यूब। फिर क्या होगा 1/625। और आखिरी वाला टर्म क्या होगा 1/5 to the power n। तो r की वैल्यू 1 2 3 4 रखे, n नंबर ऑफ टर्म्स तक इस सीरीज को लिखें। चलिए अब यहां पे ऑब्जर्वेशन से देखें, क्योंकि एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस फंक्शन का मतलब बेस फ्रैक्शनल है, 1/5 है, तो ऑब्वियसली जीपी बनेगा। क्यों, क्योंकि t2/t1 इज इक्वल्स टू t3/t2 इज इक्वल्स टू t4/t3 इज इक्वल्स टू, ऑब्वियसली यहां पे लिख सकते हैं 1/5। तो कॉमन रेशियो r ऑब्जर्व कर लिया हमने, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1/5 है। तो इसका सिग्मा करना बहुत ही आसान है, जीपी ऑब्जर्व कर रखा है और n टर्म्स का सम लिख सकते हैं। और डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताइए, a मल्टीप्लाइड बाई r की वैल्यू, क्योंकि फ्रैक्शनल है इसलिए फॉर्मूले लिखने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। तो a के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा बताइए 1/5, और r के प्लेस पे भी क्या रखना पड़ेगा 1/5 पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस 1/5। अब सिंप्लीफाई कर लें तो 1/4 बचेगा यहां पे, 1 माइनस 1/5 टू द पावर n। इस सम ऑफ n टर्म्स का आंसर आ गया। और अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स यहां पे निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स भी लिख सकते हैं। जरा लिखिए इसके आगे, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएगा s इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू 1/4। तो जब भी हमें एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस फंक्शन दिखेगा तो डेफिनेटली जीपी का पैटर्न फॉलो करेगा। डिक्रीजिंग जीपी इसलिए बन रहा है क्योंकि बेस का वैल्यू 1/5 है, पावर r है, और यहां पे देखें तो बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है, जिससे इंक्रीजिंग जीपी बन रहा है। तो डायरेक्टली जीपी का फॉर्मूला यहां पे लिख सकते हैं और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ सीरीज की बात करेंगे जिसमें कि ज्योमेट्रिक सीरीज के सम ऑफ n टर्म्स का एप्लीकेशन होगा। ये डायरेक्टली जीपी का हमने फॉर्मूला यहां पे स्टडी किया। अब कुछ ऐसे सीरीज की बात करेंगे जिसमें कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी को अप्लाई कर सकें। एक बार इसको सीख लेते हैं सही से, फिर एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ n टर्म्स की बात करेंगे। नोट करिए। अब देखो यहां पे ध्यान से, अगेन दिस इज कन्वर्जिंग सीरीज, क्योंकि जब भी कॉमन रेशियो का मान फ्रैक्शनल होगा तो जो जीपी बनेगा कन्वर्ज करेगा। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे पहले कर लेते हैं, फिर एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी की बात करेंगे। ठीक है, इवेल्युएट अगेन 3/4 का पावर r सिग्मा, r इज वैरिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, और इसको हम लोग सम ऑफ n टर्म्स बोल रहे हैं। ट्राई करते हैं। अब इसको एक्सपैंड कीजिए और सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू निकालिए। ठीक है, ठीक है।
अब इसको हमें एक्सपैंड करना है, तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए पहले इसको एक्सपैंड करें। तो ये बताइए कि r के प्लेस पे 1 रखने पर क्या होगा, r के प्लेस पे 2 रखने पर क्या मिल रहा है, r के प्लेस पे 3 रखने पर क्या मिल रहा है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1 2 3, दिस इज 3/4 प्लस 3/16 प्लस 3/64 प्लस 3 फिर से 4 टू द पावर 4 करेंगे, 3/2 56 और आखिरी वाला टर्म होगा 3/4 टू द पावर n। इस सीरीज को ध्यान से देखें, ये t1 है और ये tn है। तो r के प्लेस पे 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, इस तरह से। और ऑब्जर्वेशन करें यहां पे सही से, तो सीरीज को ऐसे एक्सपैंड करके भी दे सकता है और सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकता है। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने से फायदा ये होता है कि हमें पता लग जाता है सीक्वेंस फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, तो आसानी से कॉमन रेशियो या जीपी तुरंत पता लग जाता है। ऐसे देखें तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे r को हम लिख सकते हैं t2/t1 इज इक्वल टू t3/t2 इज इक्वल टू t4/t3 और इसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है, डिवाइड करने पर 1/4 आ रही है। अब देखिए बार बार t2 में t1 से डिवाइड करें तब भी 1/4 आ रहा है, t3/t2 करें तब भी 1/4 आ रहा है, ये फिक्स्ड है। इसका मतलब जीपी फॉर श्योर होगा। और व्हाट इज द फर्स्ट टर्म वैल्यू, फर्स्ट टर्म इज 3/4। इसके n टर्म्स के सम का क्या फॉर्मूला होगा, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r, और a के प्लेस पे 3/4 रख दें तो 1 माइनस r के प्लेस पे 1/4 रख देते हैं, डिवाइड बाई 1 माइनस r के प्लेस पे 1/4 रख दिया। अब देख सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली दिस 3/4 कैंसिल्ड आउट और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस 1/4 टू द पावर n, ये इसका आंसर है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला मिल जाएगा यहां पे, हाँ 1 माइनस, गौरव वेरी गुड गौरव, है ना। प्रखर श्रीवास्तव भी सही निकाले हैं। प्रखर श्रीवास्तव क्या निकाले, 3/3 माइनस 9/4 टू द पावर n। नो, इसको सही करेक्ट कीजिए जरा, ठीक है। नो 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 नो, प्रथम त्रिपाठी सही नहीं है, इसको करेक्ट कीजिए। तो सम ऑफ n टर्म्स डेफिनेटली विल बिकम 1 माइनस 1/4 टू द पावर n। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स विल बिकम s infinity, that is equals to, in this case the second part will become 0, 1 minus 1 by tending towards infinity, this part will become 0, यानी इसके सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की वैल्यू 1 आएगी और इस सीरीज को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग जीपी या कन्वर्जिंग सीरीज, ठीक है। अच्छा, इस बार आप देख सकते हैं सीरीज में भले ही चाहे कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रख लें, मैक्सिमम सम की वैल्यू 1 तक पहुंचेगी, 1 को कभी भी डोमिनेट नहीं कर सकती। दीपांशु प्रताप सही निकाले हैं, वेरी गुड। दिव्यांशी का भी सही है और आदित्य कुमार पटेल भी सही निकाला है, वेरी गुड। दिव्यांशी यादव भी सही है, दिव्यांश यादव, दीपांशु प्रताप सिंह, दिव्यांशी का भी सही, आदित्य कुमार पटेल, प्रथम त्रिपाठी, हर्ष पांडे, इसको सही से लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से लोग देख सकते हैं कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होगा 1। अब हम लोग इसमें सम ऑफ n टर्म जीपी समझ पा रहे हैं कि सीरीज में कोई लिखा होगा, इसको आप आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे। सीक्वेंस फंक्शन अगर लिखा होगा तो सीधे पता लग जाता है, ज्योमेट्रिक सीरीज की प्रॉपर्टी है। अदरवाइज अगर मैं इसको t2/t1 इज इक्वल टू t3/t2 इक्वल टू t4/t3 ऑब्जर्व कर लेता हूं तो जीपी के डायरेक्ट सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्योंकि r की वैल्यू फ्रैक्शनल है, आप देखें -1 से 1 के बीच में है, इसलिए पहला वाला टाइप का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। हालांकि r चाहे ग्रेटर देन 1 हो चाहे लेस देन -1 हो, फॉर्मूला वही होता है, बस लिखने के स्टाइल में थोड़ा फर्क हो जाता है। r पहले लिखेंगे और 1 बाद में लिखेंगे।